यश की धरोहर अध्याय 5। सितंबर 1929 की बात है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के अमर शहीद सरदार भगत सिंह आदि अधिकांश सक्रिय सदस्य सैंडर्स वध और असेंबली में बम फेंकने के संबंध में पकड़े जा चुके थे और उन पर लाहौर में केस चल रहा था, जिसका नाम सरकार ने यूपी पंजाब कॉन्स्पिरेसी केस रखा था। दल के नेता अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद उन दिनों अपने कुछ अन्य बचे खुचे साथियों के साथ, जिन्हें सरकार ने फरार घोषित कर दिया था और जिनको पकड़ने के लिए लंबे लंबे इनामों की घोषणा कर रखी थी, ग्वालियर में थे। उत्तर भारत में पुलिस की सरगर्मी अत्यधिक बढ़ गई थी और सर्वत्र उत्साही नव युवक क्रांतिकारी होने के संदेह में पकड़े धकड़े जा रहे थे। उत्तर भारत में तो काफी क्रांतिकारी चेतना जागृत हो चुकी है। अब जरा दक्षिण की ओर भी ध्यान दिया जाए। कुछ क्रांतिकारी चहल पहल वहां भी फिर जागृत हो। उन्होंने अपना एक केंद्र दक्षिण भारत में भी स्थापित करने की योजना बनाई। अमर शहीद राजगुरु पहले ही महाराष्ट्र चले गए थे और उधर क्रांतिकारी संगठन का कुछ काम उन्होंने प्रारंभ भी कर दिया था। आजाद ने भाई सदाशिवराव मलकापुरकर और मुझको राजगुरु का पता लगाकर उनके पास चले जाने की आज्ञा दी और भाई विश्वनाथ वैष्णवपायन को अपने साथ रख लिया, यह कहकर कि राजगुरु के पास हमारे पहुंच जाने के बाद वे भी वहां से चले आएंगे। ग्वालियर की बम फैक्ट्री का बहुत सा सामान, बम बनाने के कुछ रासायनिक पदार्थ, 2 जीवित बम, 2 पिस्तौलें और कुछ कारतूस लेकर हम लोग ग्वालियर से चले। हमें साथ लिए हुए सामान के साथ राजगुरु के पास पहुंचना था, परंतु हम सारे सामान के साथ पहुंच गए भूसावल के पुलिस लाकअप में और हमारी इस असफलता के लिए साहस और वीरता का ढिंडोरा पीटते हुए अखबारों में समाचार छपा। झांसी के शेर कटघरे में। मैं खूब समझ सकता हूँ कि इस समाचार को पढ़कर आजाद ने होंठ काट लिए होंगे और यदि कोई पास में होगा तो उससे कहा होगा, इन बेवकूफों का तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। हमारी ट्रेन भूसावल स्टेशन पर पहुंची। संध्या का समय था। हमें राजगुरु का पता लगाने के लिए अकोला जाना था, अतएव भूसावल पर अकोला के लिए ट्रेन बदलनी थी। भाई सदाशिव ने एक कूली को बुलाया और उससे सामान अकोला की गाड़ी पर ले चलने को कहा। भूसावल स्टेशन बंबई प्रांत का द्वार ठहरा। यहाँ एक्साइज पुलिस तैनात थी, जो अफीम, गांजा, चरस, भांग आदि के लिए मुसाफिरों के सामान की तलाशी लेती थी। इस बात का हमें कोई ज्ञान न था। कुली सामान लेकर आगे आगे चला और हम लोग उसके पीछे पीछे। वह भला मानस सीधा वहीं से गुजरा जहाँ एक्साइज पुलिस वाला मुसाफिरों के सामान की तलाशी ले रहा था। उसने हमारे कुली को भी रोका और सामान दिखाने को कहा। पुलिस वाला खानदेशी मराठी बोल रहा था। सदाशिव आगे बढ़े और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वह समझता ही न था। कुली सिपाही और सदाशिव में झाला झाला होने लगी। मैंने समझ लिया अब कुछ गड़बड़ झाला होता है। मेरी जेब में एक टुकड़ा पिस्तौल था और उसके कुछ कारतूस पड़े थे। मैंने उन्हें संभाला। मैंने सदाशिव को इशारा किया, छोड़ो इस गड़बड़ झाले को, कुली और पुलिस वाले को उलझने दो। हम लोग खिसके, मगर खिसके कैसे? आजाद का प्रिय माउजर पिस्तौल तो बगस में रखा था और बगस कुली के हवाले था। उसे छोड़कर भला सदाशिव कैसे खिसक सकते थे? वे असला झाला तसला झाला करते ही रहे। मैं मजबूर था। सदाशिव खिसके तभी तो मैं भी खिसक सकता था। अंततः मैं भी उस झमेले में शरीक हो गया। मैंने कहा, क्यों हुज्जत करते हो? धरा क्या है बगस में? बस तुम्हें तो गाड़ी चुकवाने से काम। लीजिए साहब, ले लीजिए तलाशी। कुछ वैद्यक की दवाइयों की शीशियां हैं। इनमें न अफीम है, न गांजा, न भांग, न चरस। और बगस खोलकर जल्दी जल्दी उसको सामान दिखाने लगा। सबसे ऊपर आजाद का वह प्रिय माउजर पिस्तौल ही रखा था। उस पर एक कपड़ा पड़ा था। मैंने उसे कपड़े सहित उठाया और अलग रखते हुए कहा, लीजिए देखिए, सब दवाइयां हैं। इनमें कहीं कोई अफीम, गांजा वगैरह नहीं है। मैंने माउजर तो बचा लिया और उसे वह सिपाही नहीं देख पाया, मगर होनहार की बात है, सदा के प्रत्युपन मती भाई सदाशिव को यह न सूझी कि माउजर को अपनी बगल के हवाले करे
उधर वह पुलिस वाला झुंझला के कभी इस शीशी को देखने लगा, कभी उसको। मैं बड़ी भलमन साहत से उसके प्रति बड़े अदब से उन दवाओं के गुण बढ़िया संस्कृत में उसे बताने लगा, परंतु पुलिस वाला एकदम रूखा आदमी था। वह न मेरी धारा परवाह संस्कृत से पसीजा, न स्वच्छ खद्दर की पोशाक के रौब में आया, और न ब्राह्मण समझकर ही उसने हमारा कोई लिहाज किया। अंततः उसने एक पुड़िया को उठा ही तो लिया, जिसमें हम लोगों के माउजर पिस्तौल के कमानों बंद 60 कारतूस बुद्धिमानी करके जेब में न रखकर बगस में ही रख लिए थे। मैं कुछ इधर उधर कर सकूं इसके पहले ही उसने पुड़िया खोल डाली और कारतूस देखकर उछलकर बोला, कारतूस? अब बताइए इन्हें मैं किस मर्ज की दवा बताता। मानना पड़ा कि हाँ साहब, है कारतूस ही। पुलिस वाले ने सीटी बजाना शुरू कर दिया और सारे स्टेशन में पुलिस की दौड़ धूप शुरू हो गई। मैंने भी अपनी ढीली ढाली धोती कस ली, हाथ का अटैची केस दूर फेंक दिया, गले का दुपट्टा भी अलग झटक फेंका और सदाशिव को इशारा किया कि उठाओ और चलो। मगर भाई सदाशिव को माउजर पिस्तौल उठाने का मौका न मिला। वे पूरे मन भर का बगस में कुल सामान, बम, पिस्तौल, शीशी आदि उठाकर चले। अपने छोटे छोटे पिस्तौल से 1-2 फायर करके मैंने भीड़ में से रास्ता बनाया, मगर स्थान जाना सूना न था। मैं जो किसी प्रकार रेलिंग को फांद फूंद कर सड़क पर पहुंचा तो देखता हूं कि सामने पुलिस लॉकअप है। कढ़ाई से उछलकर चूल्हे में जा रहा हूं। इधर एक सिपाही बुरी तरह मेरे पीछे पड़ा था। उसे डराने के लिए मैंने अपने टूटे पिस्तौल से एक फायर उसे बचाते हुए किया। वह लुढ़क कर गिर पड़ा। शायद गिट्टी की खरोंच उसके घुटने में आई हो, जिसे बाद में उसने गोली की खरोंच ही बताया, और बहादुरी के लिए उसने पुलिस मेडल प्राप्त किया। उधर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सदाशिव नजर नहीं आए। इधर उधर देखा तो समझ में आया कि भाई सदाशिव अपने बगस के साथ आदमियों के ढेर में नीचे दबे पड़े हैं। भागते हुए सिग्नल के तारों में उनका पैर उलझा था, या जो कुछ हुआ हो वे गिर पड़े।